खान सर को तो हम सब जानते हैं, उनके बेबाक अंदाज और सीधे सपाट विश्लेषण के लिए। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें असल में काम कैसे करती हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है जो इस पूरी बातचीत की नींव है कि अमेरिका, जो ना तो साइज में दुनिया में सबसे बड़ा है और ना ही आबादी में, तो फिर आखिर वो दुनिया का बॉस कैसे बन गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, अमेरिका की शक्ति का ये विरोधाभास। तो खान सर कहते हैं कि देखिए, अमेरिका की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ उसके साइज या पॉपुलेशन में नहीं छिपी है, और ना ही सिर्फ फौज या पैसे में, बल्कि इसकी वजह कुछ और ही है। कुछ ऐसे अनोखे कारण हैं जो सब मिलकर उसे दुनिया का बॉस बनाते हैं। तो फिर सवाल यह है कि ये नींव है क्या, किन चीजों पर टिकी है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हमारा दूसरा खंड इसी पर है, प्रभुत्व की नींव। देखिए, खान सर के हिसाब से अमेरिका की पावर के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, उसकी ज्योग्राफी, जो उसे बड़े दुश्मनों से बिल्कुल अलग थलग और सुरक्षित रखती है। दूसरा, कम आबादी, भारत से 3 गुना बड़ा देश और आबादी सिर्फ 35 करोड़ के आसपास। तीसरा, खनिजों का जबरदस्त भंडार। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, दुनिया भर के सबसे बेहतरीन दिमागों यानी टैलेंट को अपनी ओर खींचने की काबिलियत। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसी बात को खान सर का एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। भूगोल अर्थव्यवस्था बनाता है और राजनीति इस अर्थव्यवस्था को संभालती है। मतलब देश के नेचुरल फायदे और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच ये एक बहुत जरूरी कनेक्शन है। अच्छा, तो सिर्फ अच्छी जमीन और टैलेंटेड लोग होना ही काफी नहीं है, राइट? सवाल ये है कि अमेरिका अपनी इस बादशाहत को बनाए रखने के लिए कौन से दांव पेंच इस्तेमाल करता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, हथियार, डॉलर और नैरेटिव। खान सर का एक बहुत बड़ा दावा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस ही हथियारों का है, जो दुनिया में कहीं भी लड़ाई झगड़ा होने पर खूब फलता फूलता है। वो एक पूरे साइकिल के बारे में बताते हैं। पहले जंग होती है, हथियार बिकते हैं, फिर जो देश तबाह हो जाता है वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है जिस पर अमेरिका का दबदबा है, और फिर उसी देश को दोबारा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी अमेरिकी कंपनियों को ही मिलता है। मतलब तबाही में भी फायदा और बनाने में भी फायदा। अब इस खेल का दूसरा बड़ा मोहरा है डॉलर, और इसे समझने के लिए डॉलर डिप्लोमेसी को समझना जरूरी है। ये वो रणनीति है जिसमें कोई देश अपने पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाता है। तो ये डॉलर का दबदबा आखिर है कितना बड़ा? जरा इस आंकड़े को देखिए। दुनिया का 80% से भी ज्यादा ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। मतलब एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसी पकड़ जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, जैसा कि खान सर के इस कोट में साफ है, डॉलर को मना करो और अमेरिका तुम्हारे पीछे आएगा, सीधे या परोक्ष रूप से। ये एक लाइन में अमेरिकी आर्थिक दबदबे को चुनौती देने के अंजाम का सार है। और अब आता है अमेरिका का तीसरा और शायद सबसे खतरनाक हथियार, वो है नैरेटिव, यानी दुनिया क्या सोचेगी, इस पर कंट्रोल। खान सर कहते हैं कि ट्विटर और फेसबुक जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मालिक अमेरिका ही है, और वो इनका इस्तेमाल करके ये तय करता है कि दुनिया किस मुद्दे पर क्या सोचेगी, और वो कहानी हमेशा अमेरिका के फायदे की ही होती है। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में आ रहे हैं जो सच कहूं तो सबसे ज्यादा विवादास्पद है। यहां खान सर कुछ बहुत ही सनसनीखेज दावे करते हैं, और ये समझना जरूरी है कि ये दावे उनके हैं, हम सिर्फ उनके विश्लेषण को सामने रख रहे हैं। तो हमारा चौथा खंड है अंतिम ब्लैकमेल टूल। खान सर दावा करते हैं कि CIA जब किसी देश में सरकार बदलना चाहती है तो वो एक फिक्स पैटर्न, एक खास प्लेबुक का इस्तेमाल करती है। उनके मुताबिक पहला कदम उस देश की इकोनॉमी को क्रैश कर दो, दूसरा वहां के विपक्षी नेताओं को फंडिंग दो, तीसरा मीडिया में अपने हिसाब की कहानी चलाओ, चौथा बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लो, और आखिरी कदम सेना से ही तख्ता पलट करवा दो। इसके बाद जो दावा आता है वो शायद सबसे विस्फोटक है। खान सर का आरोप है कि जेफरी एप्स्टीन का जो स्कैंडल था वो सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया एक जाल था। उनका मानना है कि जिनके पास वो फाइलें हैं वही असल में दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अब ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम है जिसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है,
और ये बात एप्स्टीन के असल गुनाहों की गंभीरता को बिल्कुल भी कम नहीं करती। और इसी सिलसिले में खान सर एक और चौंकाने वाला दावा करते हैं, अमेरिका इजराइल द्वारा चलाया जाता है। वो तर्क देते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक फंडिंग और पावरफुल लॉबी के जरिए इजराइल अमेरिकी विदेश नीति पर इतना ज्यादा असर डालता है कि कई बड़े फैसले वॉशिंगटन में नहीं बल्कि कहीं और लिए जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका के दबदबे की नहीं है। अब पासा पलट रहा है और दुनिया की दूसरी ताकतें भी जवाब दे रही हैं। तो हमारा 5वां खंड है दुनिया का पलटवार। तो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को टक्कर कौन दे रहा है? जाहिर है सबसे बड़ा नाम है चीन। एक तरफ अमेरिका है जिसके हथियार हैं डॉलर, उसकी जबरदस्त आर्मी और नाटो जैसे मिलिट्री अलायंस। तो दूसरी तरफ चीन की ताकत है कि वो दुनिया की फैक्ट्री है, छोटे देशों को कर्ज देता है और उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका सब्र और गोपनीयता। खान सर के विश्लेषण के मुताबिक चीन की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, इंतजार करो और सही मौके का फायदा उठाओ। वो चाहता है कि अमेरिका कहीं और जैसे ईरान के साथ किसी झगड़े में उलझ जाए ताकि उसे ताइवान पर अपनी चाल चलने का मौका मिल जाए। एक तरह का जियोपॉलिटिकल चेस गेम है। अब बात करते हैं रूस की। यहाँ खान सर का दावा है कि अमेरिका सीधे सीधे पुतिन से भिड़ने के बजाय उन्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिका कथित तौर पर पुतिन के ही सबसे करीबी जनरलों को उनकी हत्या के लिए उकसाने की फिराक में है। तो इस पूरी ग्लोबल चेस की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है? खान सर के मुताबिक भारत की सिचुएशन बहुत ही यूनिक और सच कहें तो मुश्किल है। हमारा आखिरी खंड, भारत की भू राजनीतिक रस्साकशी। ये स्लाइड भारत की इसी मुश्किल को दिखाती है। हम एक अजीब से जाल में फंसे हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन चाहिए, तेल के लिए हम अरब देशों पर निर्भर हैं, और जब हथियारों की बात आती है तो हम अमेरिका, रूस और फ्रांस तीनों से खरीदते हैं। यही मजबूरी है जो हमें किसी एक का साइड लेने से रोकती है और हमें एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना पड़ता है। और खान सर का ये कोट भारत की इस पूरी दुविधा को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करता है। हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम किसी को डरा नहीं पाते। यही हमारी समस्या है। ये दिखाता है कि हम ताकतवर तो हैं, लेकिन बाकी वर्ल्ड पावर्स की तरह आक्रामक नहीं हैं। तो खान सर का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। बॉस की इस दुनिया में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है, क्या कोई देश सच में किसी दूसरे देश का दोस्त हो सकता है?